नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती JMJ हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। पढ़ते हैं कहानी एक नई शुरुआत। लेखक है जाकिर अली रजनीश, जिसकी आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। ये है जाकिर अली रजनीश और ये है श्री मुरली मनोहर जोशी जो इनको सम्मानित करते हैं। देखते हैं उनका परिचय। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित है। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनी पिग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरतअंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन हुआ है। जाकिर अली दूर कर रहे हैं अंधविश्वासों को। हमारे समाज में फैले हुए अंधविश्वासों को वह दूर करते हैं। बाल कहानीकार के रूप में लोकप्रिय डॉक्टर जाकिर अली रजनीश विज्ञान के माध्यम से लोगों के अंधविश्वासों को दूर कर रहे हैं। इसके लिए वह एक और जहां वर्कशॉप और सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वही इंटरनेट के माध्यम से ब्लॉग लेखन का प्रमोट कर लोगों में हिंदी और विज्ञान के प्रति अवेयरनेस ला रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं उनकी कहानी एक नई शुरुआत। प्रोफेसर रामीश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। यहाँ पर 2 वैज्ञानिकों के नाम बताए हैं, प्रोफेसर रामीश और उनका जो सहायक है वह है माधवन। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था। असंभव यानी जो संभव नहीं है वह। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों के द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। 2 खंड यानी 2 भागों में वह बटा हुआ था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। देखो यहाँ पर हम प्रयोगशाला देख रहे हैं। तो इन प्रयोगशाला में वो अपना प्रयोग करते हैं और प्रयोग क्या है? मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण। प्रोफेसर रामीश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। देखो यहाँ पर हम कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। आभा यानी तेज, दमकना यानी चमकना, क्योंकि आज उनका एक सपना पूरा होने वाला था। उनका सबसे बड़ा जो आज प्रोजेक्ट है वह पूरा होने जा रहा था, इसलिए उनका चेहरा जो है आज विशेष चमक से चमक रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। उनकी सब जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, वह अब पूरी हुई। प्रोफेसर रामीश ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। दोनों अलग अलग जगह पर बैठे हैं। एक अपनी प्रयोगशाला में है और दूसरा जो है वह अपने घर पर बैठा है।
उन्होंने उसे फोन करके अलर्ट कर दिया कि अब जो हमारा यह प्रयोग है मानव प्रक्षेपण यंत्र का, वह रेडी हो चुका है, तुम्हें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना है। दूसरे छोर, छोर यानी किनारा, दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। माधवन जो है वह कंप्यूटर स्क्रीन पर घबरा कर बैठा हुआ है, उनकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर है कि अब आगे क्या होगा। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण एक एक साल के बराबर लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच सहसा, सहसा यानी एकाएक दिमाग में वह घटना कौंध गई यानी उसे याद आई, जब वह प्रोफेसर रामेश से पहली बार मिला था कि यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर उनका प्रोसेस शुरू हो गया और उनका मन जो है वह कहाँ चला गया पहली बार जब वो रामेश से मिले थे, यानी पीछे चला गया और यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर जो प्रक्रिया थी वह शुरू हो गई। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था। उसे पहले की बात याद आती है कि जब वह पहली बार अपने प्रोफेसर रामेश से वो मिले थे। जब वह प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। ये है लैब। सिफारिशी पत्र यानी कि किसी का खुशामद का पत्र कि इसे नौकरी पर रख लेना, ऐसा पत्र। जिगरी दोस्त यानी बहुत ही खास दोस्त था उनका आनंद मेहता। उन्होंने सिफारिशी पत्र दिया था और रामेश उनसे मिलने के लिए पहली बार उनकी लैब में पहुंचा है। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर जुटे हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश ने सहर्ष यानी हर्ष के साथ उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान की। अनुमति यानी इजाजत। माधवन ने एक नजर प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रामेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। यकीन यानी विश्वास। उन्होंने उनके चेहरे पर देखा और उनकी आंखों में देखा कि क्या मैं इनकी बात पर विश्वास करके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं या नहीं। अगर इनका गलत उपयोग हुआ तो इसलिए वैज्ञानिक दूसरों से अपने प्रोजेक्ट की बातें बताते नहीं है। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा कि उनके मित्र के ऊपर उसे विश्वास तो था ही, लेकिन फिर भी उन्होंने परख लेना उचित समझा, उनकी परीक्षा लेनी उचित समझी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। मुहावरा है, खुला का खुला मुंह रह जाना, यानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाना। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? तो उसने एक प्रश्न किया कि क्या ऐसा संभव है कि हम शरीर के भागों को, अंगों को अलग अलग करके उसे दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं? प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेज सकते? हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और बार बार करेंगे। कहते हुए प्रोफेसर रामेश एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में पढ़ा ही होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। देखो यहाँ पर हम परमाणु देख सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया कि हाँ, ये तो हम सब जानते ही हैं
ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है। आगे, यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तुओं के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ पर ये अणु, परमाणु की बात लेखक करते हैं। ये अणु है और ये अणु अलग अलग होकर किस प्रकार अलग होते हैं वह दिखाया गया है। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि यानी प्रणाली। यहाँ पर एक लेखक ने उदाहरण दिया है कि कोई मशीन हो और मशीन के अंदर कई कल पुर्जे यानी उनके बनाने के साधन जो होते हैं, स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं, वह बनावट को हम पहले जानना है हमें तो हम उसको अलग कर देंगे और उसे फिर जोड़ देंगे। वैसे ही अणु और परमाणु की यहाँ पर बनावट होती है। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामेश की बात सुन रहा था। वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसे समझा रहा था और वह मूर्तिवत, जैसे उनके सामने कोई मूर्ति बैठी हुई है वैसा वो स्थिर बैठ गए हैं और उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी यानी शुरू था। यह तो रही बनावट की बात। अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जाता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर तरंग की बात आई तो तरंग किसे कहते हैं? तो तरंग का अर्थ होता है लहर। भौतिकी में तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है, जहां यह कई प्रकार के कंपन को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय, ऊष्मीय इत्यादि कई प्रकार की तरंग गति का अध्ययन भी किया जा सकता है। तरंगों के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी लिया जा सकता है। और ऊर्जा के रूपांतर की यहाँ पर बात आई, वह भी देख लें। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा हम कह सकते हैं। ऊर्जा जो है उसको हम बदल सकते हैं, उसे बदला जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा वह राशि है जो संरक्षित होती है। ऊर्जा तरह तरह के रूपों में पाई जाती है और भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा का परस्पर परिवर्तन भी किया जाता है। उदाहरण के लिए कोयले में संचित रासायनिक ऊर्जा को जलाकर उसमें से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। उसी ऊष्मा से पानी को उबालकर बाष्प बनाकर उससे बाष्प टरबाइन चलाकर इसे यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है और इसी टरबाइन से कोई विद्युत जनित्र चलाकर इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी हम बदल सकते हैं और इसी विद्युत ऊर्जा से प्रकाश बल्ब जलाकर प्रकाश ऊर्जा प्राप्ति भी की जा सकती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अणु और परमाणु के साथ तरंगों की बात लेखक ने की है कि तरंगों के माध्यम से हम उनके मूल स्वरूप में उसे फिर से देख सकते हैं। हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में देते हैं। यही ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जा सकती है। देखो यहाँ पर जो टूटता हुआ नजर आता है वैसे। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जा सकते हैं। अब देखते हैं परमाणु रिएक्टर क्या। परमाणु रिएक्टर एक प्रणाली है जिसमें निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को समाहित और नियंत्रित किया जाता है। रिएक्टरों का उपयोग बिजली पैदा करने में, विमान वाहक में और कैंसर के इलाज के लिए भी उनका उत्पादन करने में और अनुसंधान के संचालन के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ पर जो हम चित्र देख रहे हैं वह उन्हीं का एक उदाहरण है। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर यह प्रक्रिया हम देख रहे हैं। मूल वस्तु है, उसे तोड़ा भी जा सकता है, उसे जोड़ा भी जा सकता है। विभक्त करना यानी अलग करना।
तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, यह तो है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। यहाँ पर माधवन ने उनकी बात का फिर समर्थन किया कि हाँ, मेरी समझ में यह सभी बातें आ रही है। प्रोफेसर रामिश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम्हें यह मालूम ही है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मानव शरीर, हमारा मानव शरीर जो है वह कई तंत्रों से बना है। तंत्र कई अंगों से मिलकर बनते हैं। अंग भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तकों से बने होते हैं। उत्तक जो है वह कोशिकाओं से बने होते हैं। और यहाँ पर मानव शरीर का उदाहरण लेखक देकर क्या समझाते हैं हमें, देखो कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है कि जिस प्रकार कोई वस्तु के स्पेयर पार्ट्स को हम अलग करके उसे फिर से मूल रूप में ला सकते हैं, उसी प्रकार मानव के शरीर को भी इस प्रकार का हम प्रयोग उस पर कर सकते हैं। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली प्रक्रिया के मुकाबले काफी जटिल और श्रम साध्य होगी। जटिल यानी बहुत ही कठिन है यह कार्य, और श्रम साध्य यानी बहुत ही श्रम मांग लेता है यह कार्य। कहते हुए प्रोफेसर रामिश ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। सम्मोहन यानी हिप्नोटाइज। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका, कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर उसे लगा कि मैं उसके लिए खुशी जाहिर करूं या शंका कि क्या ऐसा हो सकता है। उसके मन में अभी भी शंका है कि क्या ऐसा करना संभव है। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा स्फुरा और वह बोले बिना न रह सका, सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रश्न किया कि हमें सब प्रक्रिया प्रोसेस पूरी कर ली, लेकिन यह कैसे संभव है कि कोई भी साधन के बिना हम एक व्यक्ति को दूसरी जगह भेज सकते हैं। देखते हैं उनका वो क्या जवाब देते हैं। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ आई। मुस्कान यानी हंसी, जिसका भाववाचक होता है मुस्कुराहट। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अथवा टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर लेखक ने टीवी और फिल्म का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार तरंगों के माध्यम से हम किसी प्रकार की फिल्म को या कार्यक्रम को टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित करके तरंगों में उसे प्रक्षेपित करके हमारे घर में टीवी सेट पर हम जैसे देख सकते हैं, फिल्म को जैसे हम हमारे घर पर देख सकते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। जैसे टीवी में हम घर पर मैच देख सकते हैं, दूरदर्शन के सब कार्यक्रम देख सकते हैं, वैसी ही प्रक्रिया की यहाँ पर लेखक ने बात की है। जहां पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा वहां तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उनके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। पुनः यानी फिर से कि तरंगों को हम हवा में रखेंगे और हवा में तरंग वापस मूल तत्वों में परिवर्तित हो जाएगा
और हम जैसे टीवी और फिल्म देखते हैं उसी प्रकार यह प्रक्रिया जो है वह संभव हो सकती है। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। तंद्रा भंग हो जाना यानी कि वो अजागृत अवस्था में था, अब जागृत अवस्था में आ गया है। और मनोविज्ञान की भाषा में उसे अनकॉन्शियस माइंड, अजागृत मन की अवस्था भी कहा जाता है। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। अभी तक उनका मन जो है वह रामिस से किस प्रकार पहले उनकी मुलाकात हुई थी उसके बारे में ही सोच रहा था। यहाँ पर उन्होंने देखा ही नहीं और अचानक देखा तो क्या देखते हैं वो कि यहाँ पर तो धुआं उठने लगा है। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह जाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नजर डाली। प्रोफेसर रामिश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था, लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना। यहाँ पर देखो मॉनिटर पर जैसे कोई देख रहा है वैसा ही यहाँ पर वर्णन है कि मॉनिटर पर उन्होंने देखा तो उनका शरीर जो है वह तरंगों में, ये तरंग है उसमें परिवर्तित होकर रिसीवर की ओर चल पड़ा था। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। अब वो डर रहा है, वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। इससे पहले कि वह कुछ करता कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए, वो बहुत ही डर गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे क्या नहीं। उसी समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। रडार रेडियो पहचान और रंग के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित किया गया था ताकि रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं की दूरी और गति को मापने के लिए किया जा सके। यह एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करता था जो दूर दुश्मन के विमानों का पता भी लगाता था। तो यहाँ पर क्या होता है कि रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही इस वक्त काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष कमरा फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीवर प्रणाली के नियंत्रण के बाहर जा चुका था। कि उनका जो नियंत्रण कक्ष था उसमें जो यह प्रणाली चल रही थी, तरंग के रूप में उनका परिवर्तन हो रहा था, वह क्या हुआ, नियंत्रण से बाहर जा चुका था। लेकिन सुकून यानी शांति की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। लेकिन अभी तरंगों में उनका शरीर जो परिवर्तित हो रहा था वह कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता था। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई यानी एकम ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिश का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। उनका प्रयोग सफल हुआ और उनका शरीर जो है वह तरंगों के माध्यम से प्रयोगशाला के पीछे जाकर गिरा। नाले के किनारे बनी झुग्गियां यानी झोपड़ियां, देखो ऐसा चित्र हम देखते हैं जो झोपड़पट्टी भी जिसे कहा जाता है। वहां पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। चेचक की बीमारी के लक्षण यहाँ पर देखो दिखाई देते हैं। ये है चेचक के लक्षण कि हमारे शरीर पर ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बीमारी थी जिसे शीतला के नाम से भी हम जानते हैं। एडवर्ड जेनर एक प्रसिद्ध काया चिकित्सक थे। विश्व में इनका नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर के इस आविष्कार से आज करोड़ों लोग चेचक जैसी घातक बीमारी से ठीक हो रहे हैं और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे।
तो ऐसी चेचक की बीमारी से कोई बच्चा जो है वह यहाँ पर जूझ रहा है, वैसा हम देख रहे हैं। 2 मरीज वहां पर लेटे हुए हैं। उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे हैं। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी, क्योंकि यहाँ पर इस परिच्छेद में लेखक ने हमारे देश की गरीबी को दिखाया है, बीमारियों के बारे में दिखाया है और बच्चे किस प्रकार खाना मांग रहे हैं, लेकिन उनकी माँ उसे अभी तक खाना दे पाती नहीं है। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही न चला। सहसा एकाएक माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा स्फुरा। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चेंबर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को वह दबाने लगा। वह प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और अभी नियंत्रण कक्ष में ही है। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। सामने उसे स्क्रीन पर दिखाई दिया कि अब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। उसी क्षण रिसीवर के चेंबर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिश बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। आज वो बहुत खुश हो गए क्योंकि आज उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वह पूरा हो गया। उन्होंने उनके मित्र को बाहों में भींच लिया, यानी एक आलिंगन उन्हें दिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर, अचेत यानी जिसमें चेतना नहीं है, वह माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लेटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगा। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिश को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर वो चला गए। दिशा निर्देश यानी जरूरी दवाई के बारे में वो बताकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिश को होश आया। अब उन्हें बेहोशी में से होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई कि अब वो थोड़ा खुश हुआ कि अब मेरी जान में जान आई, यानी खुश महसूस करने लगा। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। वाक्य आधा ही रह जाता है। उन्होंने उसे बधाई दी कि आपका आज ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुआ, आपको बधाई हो, अभिनंदन हो। प्रोफेसर रामिश के मस्तिष्क में काफी उथल पुथल मची हुई थी। मस्तिष्क यानी उनके मन में उथल पुथल मचना, यानी कि अनेक विचार उनके मन में चल रहे थे। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत और उनका महान आविष्कार यानी खोज, जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। नाले के सड़ांग मारते पानी के किनारे, सड़ांग यानी बदबू, किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। इस परिच्छेद में लेखक ने एक विचार हमारे सामने रखा है कि हम सफल भले ही हो गए हैं, लेकिन जब तक हम अपने भारतवर्ष में सबको खुश नहीं कर पाते, सबको खाना नहीं दे सकते, सबकी ऐसी हालत हम सुधार नहीं सकते, तब तक हमें इस खुशी को मनाना नहीं चाहिए। इस खुशी हमारी कोई काम की नहीं है।
और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। कानों तक पहुंचना यानी सुनना। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है। देखो यहाँ कुपोषण एक बालक बताया गया है और इस परिच्छेद में जो उन्होंने वर्णन किया है उन्हीं का एक यह उदाहरण है कि हम कैसे खुशियां मनाएं। अभी तो हमने हमारे देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से भी बचाया नहीं है और ऐसे बच्चे जो बिना खाए अपने घर में पड़े हैं, माँ से मांग रहे हैं, उन बच्चों को हमें अभी तक खाना भी दिया नहीं है। तो यहाँ पर लेखक ने कुपोषण की हमारे सामने बात। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना, यही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारियां होना अत्यंत जरूरी है। कुपोषण प्रायः पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही होता है। स्त्रियों में और बच्चों में सूखा रोग और ये जो कुपोषण है उसके कारण अंधत्व भी आ जाता है और यह उन्हीं का दुष्परिणाम है कि हमारे देश में कुपोषण से आज भी कई बच्चे जी रहे हैं। ये कुपोषण वाला एक बच्चा हमें दिखाई देता है। उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। शेष यानी बाकी। कहते हुए प्रोफेसर रामेश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान होकर उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामेश पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। तो यहाँ पर उनकी कहानी वो पूरी करते हैं, लेकिन अंत में वो प्रयोग की सफलता की खुशी नहीं मनाते, लेकिन अभी भी उसे कई काम करने बाकी है। अभी हमारे देश के कई नागरिकों को कुपोषण से उसे बचाना है और कई अधूरे काम उसे पूरे करने हैं। तो पूरी कहानी में लेखक ने हमें यही बताया है कि हमारे देश में आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित है और विज्ञान का उपयोग सही तरीके में वही है कि वह हमारे लिए एक वरदान बन जाए। विज्ञान का सही उपयोग करना ही हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।